Hello everyone, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे। इसके पहले पार्ट्स में हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम केमिकल रिएक्शन के बचे हुए 3 टाइप्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सपोज कोई हमने 2 कंपाउंड्स किए हुए हैं, आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। उन दोनों कंपाउंड्स में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो दूसरे कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि उनकी पोजीशन को चेंज कर देना। एग्जांपल में देखते हैं, देखिए Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। Zn जो जिंक है और ये कॉपर है। जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए Zn जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके कंपाउंड से और एक नया कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए 4th टाइप पे चलते हैं। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस to form new compound। It is of 2 types। देखिए ऐसा रिएक्शन in which two compound, जब 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं by exchange of ions। ऐसा रिएक्शन जब 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स अपने अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स के एटम्स को एक्सचेंज करते हैं, टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। जब 2 आपस में मीन्स एक साथ 2 कंपाउंड्स के आयंस का जब एक्सचेंज होता है 2 नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए यार डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसमें 2 कंपाउंड्स के आपस में अपने आयंस एक्सचेंज करके 2 नए कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए ये 2 टाइप्स का होता है। पहला है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड व्हिच सेपरेट आउट एज प्रेसिपिटेट। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन, याद रखिए जब एक्वस सॉल्यूशन में मींस जब वो जो 2 कंपाउंड्स हैं जब वो वाटर के साथ मिक्स्ड होंगे, उनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, उस स्टेज में 2 कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स किया जाता है, आपस में मिक्स करेंगे तो उनका रिएक्शन होगा टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। और उनके रिएक्शन के बाद आपस में मिक्स करने के बाद जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के बाद अगर कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड हमें मिल रहा है, मतलब ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व ना हो और वो इनसॉल्युबल कंपाउंड एक जगह सेपरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब कोई ऐसा चीज होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, सॉलिड चीज। तो जब 2 कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो और कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बच जाए एज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखिए NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। इसमें NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Na Ag को रिप्लेस करेगा और Ag Na को।
तो AgCl के साथ आ जाएगा, देखिए Ag यहाँ पे Cl के साथ आ जाएगा और NaNO3 के साथ आ जाएगा। हमारे दो नए कंपाउंड्स क्या बनेंगे, AgCl प्लस NaNO3। इसमें AgCl जो है ये एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बच जाएगा, इसीलिए हमने इसके बगल में ये एरो लगा रखी है, डाउनवर्ड एरो। ये डाउनवर्ड एरो क्या बताती है कि दिस कंपाउंड इज अ प्रेसिपिटेट। जिस कंपाउंड के बगल में ये एरो लगी होगी वो डाउनवर्ड एरो, याद रखिएगा ये डाउनवर्ड एरो क्या बताती है, दैट दिस कंपाउंड इज अ प्रेसिपिटेट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये क्या कहता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मींस ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एसिड और बेस एज अ रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट क्या मिले हमें, सॉल्ट और वाटर, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा गया है, देखिए एसिड भी रिएक्टिव होता है, बेस भी रिएक्टिव होता है। जब ये दोनों रिएक्टिव चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट और वाटर दोनों ऐसे कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल होते हैं, इनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या है, HCl प्लस NaNO3। HCl हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, HOH के पास चला जाएगा और NaCl के पास आ जाएगा। फिर हमें मिलेगा क्या, NaCl प्लस H2O। NaCl हमारा सॉल्ट है, हम जानते हैं कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, और H2O वाटर बचेगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, HCl एसिड प्लस NaOH बेस, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया हमें मिला क्या, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके दो टाइप। हमारा लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या कहता है। सो द रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो। मीन्स कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर एक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, अलग हो रहा है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या कहता है, रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जो पूरा ओवरऑल रिएक्शन होता है, यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन या फिर और क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देखिए द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है और गेन हाइड्रोजन, या तो वो ऑक्सीजन को दे या फिर हाइड्रोजन ले। जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को लेता है या फिर ऑक्सीजन को देता है, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ये उसका जस्ट अपोजिट है, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन। ऐसा सब्सटेंस जो कि या तो हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन देता है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या दे रहे हैं हमें, Cu प्लस H2O, कॉपर प्लस वाटर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, CuO से ऑक्सीजन निकलना है,
क्या हो रहा है यहाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CuO से ऑक्सीजन अलग हो गया, बच गया हमारा Cu, ठीक है, यहाँ हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, देखिए H2 यहाँ था और यहाँ जाके H2O हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के यहाँ पर ऐड हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ है, ऑक्सीडेशन में, तो H2 में O का ऐड होना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, ये सब्सटेंस ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, देखिए सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन कौन ले रहा है, H2O ले रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ जिसने ऑक्सीजन दिया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन को ले रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम आगे इसकी कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एनवायरनमेंट में किन चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने दो चीजें कंसीडर की हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है और क्यों होती है ये हम देखते हैं। देखिए, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस, जब किसी मेटल की ऊपरी सरफेस एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती है, उसकी ईटिंग अप यानी कि कोरोड हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मींस किसी मेटल की जब ऊपरी सरफेस एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आने से कोरोड हो जाती है या फिर खराब हो जाती है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग हमने कॉमनली सुना हुआ है, ये क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन। जब आयरन कोरोड होता है तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रस्टिंग का रिएक्शन क्या होता है, देखिए Fe plus 3/2O2 plus H2O gives Fe2O 3.xH2O। Fe हमारा आयरन है, आयरन के साथ जब 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर के जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, Fe2O 3.xH2O। यही हमारा रस्ट होता है, ये रस्ट होता है। रस्ट क्या है, एक्चुअली रस्ट हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। जब आयरन इन दो चीजों के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, उसके ऊपर की मेटल की लेयर कोरोड हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर चली आती है जिसकी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की Fe2O 3.xH2O की, जो कि हमारा रस्ट है। तो ये था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ अल्युमिनियम होता है, कोरोजन ऑफ अल्युमिनियम होता है, और भी बहुत सारे मेटल्स का कोरोजन है। इस चैप्टर में आपको केवल रस्टिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था, आगे के चैप्टर्स में आप बाकी के कोरोजन को पढ़ेंगे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, कोरोजन से अपने मेटल्स को कैसे बचा सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर के कम से कम कांटेक्ट में आए। देखिए ये ऑक्सीडेशन ही तो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एडिशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही रिजल्ट होता है कोरोजन। अब प्रिवेंशन क्या है इसका, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी मेटल के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो अगर किसी मेटल का गैल्वेनाइजेशन होगा, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाए, फिर पेंटिंग, उस सरफेस मेटल के उस सरफेस को पेंट कर दिया जाए, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन से उसे बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। और ऑक्सीडेशन से बचा रहेगा तो कोरोजन भी नहीं होगा। तो ये था हमारा कोरोजन। और कोरोजन ऑफ अल्युमिनियम भी होता है। कोरोजन ऑफ अल्युमिनियम में क्या होता है कि और जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा वो उतना ही प्रिवेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड फॉर्मिंग प्रोडक्ट विच हैव बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो स्पॉइलेज ऑफ फूड, या फिर जब फैटी फूड जब खराब हो जाते हैं, कैसे खराब होते हैं,
ऑक्सीडेशन के होने से जब फैटी फूड खराब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, उस जो फूड सब्सटेंस है उसका बैड टेस्ट और बैड स्मेल आने लगेगी, वो खराब टेस्ट देगा और उसकी स्मेल भी खराब हो जाएगी। रेंसिडिटी में क्या होता है, फैटी फूड का ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड जब खराब हो जाता है। प्रिवेंशन क्या क्या है, वैक्यूम पैकिंग, उस फूड सब्सटेंस की ऐसी पैकिंग की जाए कि उसमें वैक्यूम रहे अंदर, यानी कि उसके अंदर कोई भी गैसेस या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से वो दूर रहे। सेकेंड है फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन। अब देखिए इस पे क्या है, आपने देखा होगा जो एक्चुअली मार्केट में जो पैकेट में जो चीजें आती हैं उनके अंदर एक गैस फिल होती है, वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या करती है, वो उस गैस के प्रेजेंट होने से वो जो भी सब्सटेंस उसके अंदर पैकेट के अंदर फिल है वो रेंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ है, वो नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा और फूड खराब नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा। तो फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन, अगर किसी फूड सब्सटेंस को हम पैक करें तो उसे नाइट्रोजन से फ्लश कर दें। या फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में हमारे नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। आर्टिफिशियल में बहुत सारे हैं, DED वगैरह, ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं। या फिर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की हम बात करें तो हमने देखा हुआ है पिकल्स वगैरह में हम सॉल्ट डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ये सारी चीजें भी प्रिवेंशन करती हैं ऑक्सीडेशन से और उन्हें रेंसिड होने से बचाती हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा एंड होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।